हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान का अध्याय नंबर फर्स्ट रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है। पहले हम लोगों ने ये समझा कि रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देखा। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने ये देखा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, और पार्ट 3 में हम ये देख चुके हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जाएगा। आज हम जो आपके सामने लेके आए हैं वो है पार्ट 4, और पार्ट 4 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। और इसमें जो हम लोग पहली अपक्रिया पढ़ने वाले हैं अपक्रियाओं के प्रकार में, वो है विस्थापन अपक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, इस बात को आप थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, अगर हम एक व्यक्ति, जैसे हमारे घरों में क्या होता है, हमारे पिताजी या हमारी माताजी जॉब कर रही होती हैं, तो कहीं पर वो जॉब कर रही होती हैं, तो एक जगह से मान लीजिए वो लखनऊ में जॉब कर रही हैं, और लखनऊ में जॉब करने के बाद उनको सीतापुर भेज दिया जाता है या कानपुर अन्य जिले में भेज दिया जाता है। तो इसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, इसको कहा जाता है ट्रांसफर। इसको क्या कहते हैं बेटा कि ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि मेरी पिताजी लखनऊ में जॉब कर रहे थे और एक कोई दूसरा बंदा था कि वो लखनऊ में जॉब करना चाहता था, और उस बंदे ने क्या किया, थोड़ा सा पावर लगा करके हमारी माताजी को क्या किया, या हमारे जो पिताजी जॉब कर रहे थे उनको लखनऊ से हटा करके कहीं दूसरी जगह पे भेज दिया गया, और उस पिताजी के स्थान पर वो बंदा के बैठ गया। इसी को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बोला जाता है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा हुआ क्यों कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई व्यक्ति है और दूसरा इधर व्यक्ति है बेटा बी और सी, मतलब एक पदार्थ ये है और दूसरा पदार्थ ये है। अभी यहां पर होने वाला क्या है कि ये जो ए है इस सी को यहां से प्रतिस्थापित कर देगा, मतलब यहां से ये इसको हटा देगा और इसकी जगह पर स्वयं आके बैठ जाएगा। तो ए सी को हटा देगा और इसकी जगह पे स्वयं जाके बैठ जाएगा, तो क्या बनेगा, बी ए बन जाएगा, और यहां से सी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को हटा दिया और उसकी जगह पर स्वयं जाकर बैठ गया, तो उसी को बोल रहे हैं विस्थापन। तो विस्थापन का सीधा सा मतलब समझ में आ गया कि मतलब किसी व्यक्ति को हटा करके उसकी जगह पर बैठ जाना, ये हमारा क्या है, विस्थापन है। क्लियर है? आप लोग क्रिकेट मैच खेलते, देखिए जब तक चीजों को समझेंगे नहीं तब तक काम चलेगा कैसे। आपने मैच देखा होगा तो वहां पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन होता है सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन। तो जब एक खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, ग्राउंड से बाहर कर देते हैं, और उस चोटिल खिलाड़ी की जगह पर एक और कोई व्यक्ति आ जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, विस्थापन, या फिर इसको आप प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं। सब्स्टिट्यूट आता है, इसी को सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो विस्थापन अपक्रिया को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोला जाता है। अब यहां पर अगर हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो कैसे परिभाषित करेंगे, इस बात को समझ लीजिए कि जब कोई अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को उसके जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अपक्रियाओं को विस्थापन अपक्रिया बोला जाता है। क्या कहा कि जब अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को उसके जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है, ऐसी अपक्रियाओं को क्या बोला जाता है, विस्थापन अपक्रियाएं बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि सबसे पहले यहां पर हमने आपके सामने एक सक्रियता श्रेणी बनाई है, रिएक्टिविटी सीरीज है आपके सामने, और यहां पर ये सारी की सारी आपके पास धातुएं लिखी हैं। आप देख रहे हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, और यहां पर ये आपका सिल्वर है, और यहां पर ये सोना है। ठीक है, तो इन धातुओं को इनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा है मैंने। कितने घटते क्रम में रखा, यहाँ पे क्रियाशीलता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने सोडियम है, सोडियम बहुत क्रियाशील होता है, और इस सोडियम को जैसे ही हम पानी में डालते, चाहे ठंडे जल में डालें, चाहे गर्म जल में डालें, कैसा भी जल हो,
जैसे हम उसको जल में डालते हैं तुरंत ये क्या करता है, बर्न होने लगता है, जलने लगता है, आग लग जाती है। तो ये क्या है, बहुत अधिक क्रियाशील है। लेकिन अगर इसकी अपेक्षा हम एल्युमिनियम को डालते हैं पानी में तो वो क्या होता है, नहीं जलता है। या हम इसकी बात कर ले हैं कि सोडियम को डालते हैं या पोटेशियम को डालते हैं, तो सोडियम को डालेंगे तुरंत आग पकड़ता है, पोटेशियम को डालते हैं तुरंत आग पकड़ता है। लेकिन जब हम कैल्शियम को बेटा डालते हैं तो आग नहीं पकड़ता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, ग्लास गर्म हो जाता है। जैसे चूने को कभी आपने पानी में डाला होगा तो उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो इसकी क्या है क्रियाशीलता, इनकी अपेक्षा इसकी क्रियाशीलता कम है। ये आग पकड़ रहे थे जबकि ये आग नहीं पकड़ रहा। मतलब ये क्रियाशीलता का मतलब यहाँ पर सीधा सा ये है कि जैसे आप विद्यालय पढ़ने जाते हैं कि आपने कोई गलती कर लिया और टीचर ने आपको एक तमाच के नीचे गाल पे दे दिया, तो वो टीचर क्या है, बहुत क्रियाशील है, बहुत रिएक्टिव है। मतलब जरा सी भी लापरवाही वो पसंद नहीं करेगा। और एक टीचर ऐसे होते हैं कि बच्चा गया, काम किया कि नहीं किया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, कल कर लेना या परसों कर लेना, तो वो क्या है, कम रिएक्टिव है। तो क्रियाशीलता का मतलब ये होता है कि जो तुरंत जवाब हमको दे दे, तो उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपको समझाने का एक तरीका था। तो अगर हम परमाणुओं की बात करें या हम इन धातुओं की बात करें तो धातुओं में पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है और सोना सबसे कम क्रियाशील होता है। और इनका ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है, अवरोही क्रम है। धातुओं का ये अवरोही क्रम है। तो सक्रियता श्रेणी हालांकि चैप्टर 3 का टॉपिक है, यहाँ पे पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगी सक्रियता श्रेणी की परिभाषा, तो क्या लिखेंगे, विभिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर, घटते क्रम में रखने पर एक सीरीज प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। आज मैं आप लोगों को इतना कुछ सिखा दूंगा कि आज के बाद आप अगर प्रतिस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया की कोई भी रिएक्शन होगी तो आप आराम से बना लेंगे। चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि यहां पर ए ने सी को प्रतिस्थापित कर दिया था, ये विस्थापन अपक्रिया थी। अब इसके उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कॉपर सल्फेट का नीला विलयन होता है। कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो नीले रंग का होता है। और जैसे ही हम इसमें बेटा क्या करते हैं, लोहे की कील डालते हैं। यहां पर क्या डाला, लोहे की कील डाला इस विलयन में, तुरंत इसका रंग नीला रंग बेटा क्या होता है, गायब हो जाता है। यहां पर ये जो रंग है वो किसकी वजह से है, कॉपर की वजह से। किसकी वजह से होता है बेटा, कॉपर की वजह से होता है। और जैसे ही ये कॉपर इस सॉल्यूशन से निकल जाएगा, निकल गया बेटा, तो क्या ये नीला रंग बचेगा, सर नहीं बचेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जरा देखिए ऐसा हो क्यों रहा है। तो हमने कहा ये बंदा कैसा है, अधिक क्रियाशील है। यह लिखने की कोई जरूरत है नहीं, उधर तो हमने बता ही रखा, तो यहां पर लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है बेटा, तो यहां पर लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है बेटा, तो यहां पर लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो हम इसको मिटा देते हैं। तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। चलो अब यहां पर देखिए, ये आयरन अधिक क्रियाशील है जबकि कॉपर बेटा है कम क्रियाशील है। क्यों, क्योंकि ये ऊपर है तो अधिक क्रियाशील है और कॉपर नीचे है तो कम क्रियाशील। तो अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाले को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो ये बंदा इसको यहां से प्रतिस्थापित कर देगा और इसकी जगह पर स्वयं आके बैठ जाएगा। तो ये जो बनेगा क्या बनेगा, FeSO4 एक्वश बन जाएगा और साथ में ये कॉपर अलग हो गया। तो जब कॉपर अलग हो गया तो क्या विलयन में कॉपर रहा, नहीं रहा। और रंग किसकी वजह से था, कॉपर की वजह से था। तो ये बेटा नीला रंग क्या होता है, गायब हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर कॉपर का विस्थापन हो जाता है किसके द्वारा, आयरन के द्वारा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से बताओ। या फिर हम यहां पर एक बात कर लें, एक और एग्जाम्पल समझे कि जैसे मान लीजिए आपने यहां पर कॉपर सल्फेट का विलयन लिया और ये एक्वस सॉल्यूशन है, कैसा होगा, नीला होगा। और यहां पर आपने जिंक की कोई छड़ इस विलयन में डाल दी। उस कंडीशन में क्या होगा, क्या ये रिएक्शन हो पाएगी, क्या नीला रंग गायब होगा कि नीला रंग नहीं गायब होगा, इस बात का पता करते हैं। देखिए कॉपर सल्फेट का रंग कैसा है, नीला है, किसके कारण है, कॉपर के कारण है। क्या ये जिंक इस कॉपर को यहां से प्रतिस्थापित कर पाएगा, चेक कर लेते हैं। तो देखो जिंक यहां पर है, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, और जबकि कॉपर यहां पर इसकी क्रियाशीलता कम है। मतलब ये इसको यहां से प्रतिस्थापित कर देगा तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 बनेगा।
और ये एक्वस और यहां से ये CO बाहर हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए अब यहां पर एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, ठीक है, और यहां पर हमने इस बार बेटा ले लिया आपके पास सिल्वर, और इस कॉपर सल्फेट के नीले रंग का जो विलियन हमारे पास है उसमें हमने बेटा क्या डाली है? सिल्वर डाली है। क्या ये सिल्वर इस कॉपर को प्रतिस्थापित कर पाएगा? क्या ये सिल्वर, क्या चांदी, ये चांदी है सिल्वर है, क्या ये सिल्वर इस कॉपर यानी कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है क्या उसको गायब कर पाएगा? चेक कर लेते हैं। तो देखो भैया Ag कहां है? नीचे है, कॉपर ऊपर है, यानी ये कम क्रियाशील है और ये अधिक क्रियाशील है। तो कम क्रियाशील वाला अधिक क्रियाशील वाले को नहीं प्रतिस्थापित कर सकता। भाई एक कोई पहलवान है और मान लीजिए एक सीट पे 3 बच्चे बैठे, एक पहलवान है, तो पहलवान सीट से बच्चे को हटा करके उसकी जगह स्वयं बैठ सकता है। लेकिन अगर पहलवान पहले से सीट पे बैठा है तो एक दुबला व्यक्ति आ रहा तो उसको वो हटा नहीं सकता। तो जब वो उसको हटा नहीं सकता मतलब यहां पर ये रिएक्शन बेटा नहीं होगी। तो ये देखो अब तुम लोग कितना बढ़िया समझ गए कि अब आपने ये भी बता दिया कि सर रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। क्यों रिएक्शन नहीं होगी? क्योंकि Ag कम क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील को उसके विलयन से प्रतिस्थापित ये नहीं कर सकता। क्लियर है? या मैं एक और एग्जांपल की बात करूं कि जैसे मान लीजिए हमने यहां पर कॉपर सल्फेट का एक विलयन लिया है और यहां पर इसके अंदर हमने सोना डाल दिया, और सोना तो भैया सबसे नीचे है, सबसे कम क्रियाशील है कि नहीं क्रियाशील? क्या ये कॉपर को प्रतिस्थापित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या ये रिएक्शन सर होगी? सर बिल्कुल रिएक्शन नहीं होगी। क्या ये रिएक्शन होगी? जल्दी से बोलो, जल्दी से जवाब दो बेटा। क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? बिल्कुल ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्लियर है? जल्दी से बोलो। ठीक है, यहां पर बेटा ये जो फेरस सल्फेट का रंग होता है ये हल्का हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? हल्का हरा, मतलब नीला रंग गायब हो जाएगा और ये हल्का हरा रंग हो जाता है। यहां पर ये नीले रंग का था लेकिन ये बेटा कैसा हो जाता है? जिंक सल्फेट का जो रंग आता है कैसा होता है? रंगहीन हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये सारी की सारी हमारी क्या है? प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, ये याद करना बहुत जरूरी। और ये इसका याद करने का ट्रिक है कि कमलनाथ का मैसेज आज जरा फिर से सुनाना पड़ा, हम कल हंसते हुए आगे आए। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर इस तरीके से बेटा इसको याद कर लेंगे। तो ये हमारा क्या था? विस्थापन अपक्रिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसको एक नाम और हम दे सकते हैं, इसको बोलते हैं एकल विस्थापन। क्यों एकल विस्थापन बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर किसी भी पदार्थ से सिर्फ एक ही परमाणु का क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। यहाँ पे देखो सिर्फ आयरन ने कॉपर को विस्थापित किया, इसकी जगह पे बैठ गया एकल विस्थापन। जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया तो एक ही परमाणु विस्थापित हो रहा तो एकल विस्थापन। ये रिएक्शन यहां पर इस तरीके से नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बोलो, चले आगे, जल्दी से बताओ। ठीक है, ठीक है बेटा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? विस्थापन अपक्रिया। क्लियर है? अब इसकी परिभाषा लिख लो बेटा, जल्दी से लिखो, हेडिंग लगा लो, लिखो लिखो लिखो। वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील परमाणु या तत्व, कम क्रियाशील परमाणु या तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। अब ये बेटा आपके सारे उदाहरण लिखे हुए 1 2 3, ये 2 उदाहरण आप लिख लीजिए, ये दोनों या चारों लिख लीजिए समझने के लिए। ठीक है, आपको एग्जाम में कोई एक लिखना होगा, और 1 2 करवा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये Zn है
और यहां पर FeSO4 का एक सोल्यूशन है, ठीक है, FeSO4 का सोल्यूशन है, एक्वस है ये, और ये हल्के हरे रंग का था। क्या ये जिंक आयरन को यहां से विस्थापित कर पाएगा? चेक करना पड़ेगा। आयरन नीचे, जिंक ऊपर, यानी जिंक अधिक क्रियाशील है, आयरन कम क्रियाशील है, तो ये इसको विस्थापित कर देगा, तो क्या बनेगा? तो बनेगा ZnSO4 और प्लस यहां पर Fe अलग निकल जाएगा। तो ये हमारा कैसा होता है? रंगहीन होता है, जबकि फेरस सल्फेट कैसा होता है? हल्का हरा होता है। तो हरे से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रंगहीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से बोलो। चलिए ये उदाहरण जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया सभी ने। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेटा योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है, योग कई नामों से जानते हैं, कई नामों से जानते हैं। योगात्मक बोलो, संकलन बोलो, संयोजन अभिक्रिया, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो ये। अब संयोजन अभिक्रिया की खास बात क्या है? कुछ इसकी खास बातें हैं जिनको हमें याद रखना है। तो यहां पर संयोजन अभिक्रिया होने के लिए कम से कम 2 अभिकारक होने चाहिए। अगर 2 अभिकारक नहीं होंगे संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी। तो कम से कम 2 अभिकारक होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए? कम से कम कितने अभिकारक होने चाहिए? 2 अभिकारक होने चाहिए। पहला पॉइंट, कम से कम 2 अभिकारक होने चाहिए अगर आपकी संकलन या संयोजन अभिक्रिया होनी है। दूसरी खास बात इसकी आपको याद रखनी है कि इस अभिक्रिया में केवल एकल उत्पाद बनता है, मतलब एक ही उत्पाद का निर्माण होगा। कैसा निर्माण होगा? एक ही उत्पाद का निर्माण होता है। अगर एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है तो वो हमारी क्या होगी? संकलन अभिक्रिया होगी। और संकलन अभिक्रिया के लिए दूसरी शर्त क्या है? कम से कम 2 अभिकारक होने चाहिए, अन्यथा रिएक्शन होगी ही नहीं। तो क्या इसकी परिभाषा लिखोगे? लिखोगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को योगात्मक अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में बहुत सारे आपको कराऊंगा। देखिए कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, है ना। पहला इसका उदाहरण है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कार्बन है हमारा, ये क्या है बेटा? ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो ये ऑक्सीजन है। तो जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम बेटा क्या करते हैं? जलाते हैं, तो यहां पर एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है CO2। और CO2 को आप लोग क्या कहते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ये बन गया। तो यहां पर 2 अभिकारक हैं, कंडीशन फुलफिल हो रही है, और एक ही उत्पाद बन रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? योगात्मक अभिक्रिया। हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों का योग हो गया। या फिर और समझते हैं थोड़ा सा। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब ये Cl2 के साथ रिएक्ट करती है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है, तो एक बहुत भयानक गैस बनाती, बहुत जहरीली गैस बनाती है। और उस जहरीली गैस का नाम क्या होता है मेरे बच्चों? तो उस जहरीली गैस का नाम है सर फास्जीन गैस। तो कौन सी गैस होगी सर? तो सर ये बनाता है फास्जीन गैस बनाता है। कौन सी गैस बना रहा है? फास्जीन गैस बनाता है। और फास्जीन गैस का फार्मूला होता है COCl2। तो ये हमारी कौन सी गैस बन गई? फास्जीन गैस बन गई। क्लियर है? और अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल पे चलें कि जैसे अमोनिया की रिएक्शन, ये हमारा अमोनिया का फार्मूला है। किसका है? अमोनिया का। और अमोनिया जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करती है, उस कंडीशन में होता क्या है? यहां पर ये बनाता है, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनता है? NH4Cl। और ये बेटा हमारा जो फार्मूला होता है किसका होता है? नौसादर का ये सूत्र होता है। तो आप तीनों ही रिएक्शन आप देख लीजिए,
सिर्फ और सिर्फ तीनों ही रिएक्शन में एक ही उत्पाद बन रहा है, एक से अधिक उत्पाद नहीं बन रहे हैं। क्लियर है? इसी तरीके से बेटा यहां पर ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए हमने कहा कि मेरे पास है सोडियम, क्या है? सोडियम, और मैं सोडियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बेटा क्या करूंगा? बर्न कराऊंगा, जलाऊंगा। क्या करूंगा बेटा? इसको मैं जलाऊंगा। तो जलाने पर, और जैसे मैं इसको जलाऊंगा तो बेटा ये बनाता है सोडियम ऑक्साइड बनाता है, Na2। यहां पर ऑक्सीजन 2 है तो इसके आगे 2 लगा दोगे, सोडियम कितना हो जाएगा? 4। तो रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। तो यहां पर देखो 2 ही तो पदार्थ है, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है। दोनों पदार्थ आपस में संयोग कर लिए और जुड़ गए और इन्होंने बनाया सोडियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया मेरे बच्चे? तो सर इन्होंने बनाया सोडियम ऑक्साइड बनाया। क्लियर है? तो ये 4 उदाहरण मैंने आपको कराए हैं और ये चारों के चारों उदाहरण बेटा कैसे हैं? योगात्मक अपक्रिया के उदाहरण हैं। और एक और बहुत प्रचलित उदाहरण है आपका कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है मेरे बच्चे? हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? इसका नाम हो जाएगा, देखो Mg को मैग्नीशियम कहते हैं, O को ऑक्साइड कहते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या है? योगात्मक अपक्रिया के उदाहरण हैं। और आप अब हेडिंग लगा लीजिए योगात्मक अपक्रिया या संकलन अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया, और इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए। लगा ली हेडिंग? तो लिखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके, संयोग का मतलब होता है जुड़ना, आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को योगात्मक अपक्रिया या संकलन अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो ये बेटा हमारी कौन सी अपक्रिया हो गई? संयोजन अपक्रिया हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हम जो तीसरी अपक्रिया पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया भी बोलते हैं और वियोजन अपक्रिया भी बोलते हैं। बेटा जल्दी से इसके नोट कर लीजिए एग्जांपल, जल्दी से। चलिए नोट हो गया। तीसरी अपक्रिया जो हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया। कितने लोग अपघटन का मतलब जानते हैं या वियोजन का मतलब जानते हैं? वियोजन या अपघटन। सबसे पहले यहां पर हम लोग समझने वाले हैं अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया को हम लोग समझेंगे। तो अब हेडिंग आप लगाएंगे तीसरे नंबर पे, अपघटन या वियोजन अपक्रिया, यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोज का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, तो टीचर बोलता है कि जैसे जब कोई जानवर मर जाता है या कोई जानवर मर गया है तो क्या होता है, उसका बॉडी थोड़ी देर बाद बेटा डीकंपोज, मतलब कुछ दिनों के बाद बॉडी क्या होता है उसका डीकंपोज होने लगता है। 1 से 2 दिन या 3 दिन बाद उसका बॉडी डीकंपोज होने लगता है। डीकंपोज का मतलब होता है टूटना, यानी अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। कि जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए, यहां पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा दूं, पहले से ध्यान से देखिएगा। तो जो अपघटन होता है, तो अपघटन बेटा
अपघटन कभी भी अपने मन से नहीं होता है अगर हम केमिस्ट्री में बात करते हैं, और वो अपघटन के लिए कोई ना कोई उत्तरदायी होता है, यानी कोई ना कोई बाह्य कारक होता है जिसके कारण अपघटन होता है। तो अपघटन का सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक बड़ी सी चीज थी और उस पर हमने कोई बाह्य कारक यूज किया है। क्या यूज किया है बेटा? बाह्य कारक यूज किया, और ये अपने अवयवी पार्ट में टूट गया या अपने सरल यौगिक में टूट गया। अवयवी पार्ट का मतलब ये होता है कि ये जिन अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना था ये उसी में टूट गया। बात क्लियर है? तो इसकी खास बात ये हो गई कि अपघटन अपक्रिया अगर आपकी कहीं पर हो रही तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? कोई ना कोई बाह्य कारक होगा, पहला पॉइंट। और जब अपघटन होगा दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होगा। संयोजन अपक्रिया में केवल एक ही पदार्थ का निर्माण हो रहा था, जबकि वियोजन अपक्रिया में क्या होगा? दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होगा। जस्ट संयोजन का उल्टा ही क्या हो जाएगा? वियोजन, यानी डीकंपोजिशन। क्लियर है? इसी को हम लोग बोलते हैं अपघटन अपक्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? समझ में आ गया होगा आपको? तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी कणों में या छोटे छोटे यौगिक में टूटता है, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन या वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब यहां पर ये जो वियोजन अपक्रिया हो रही है, अब ये वियोजन अपक्रिया बेटा तीन कारक हो सकते हैं जो हमारे बुक में मेंशन किए गए हैं। तीन कारणों से यहां पर क्या हो सकता है? किसी भी अपक्रिया का अपघटन यानी किसी भी पदार्थ का अपघटन हो सकता है। एक तो यहां पर जो अपघटन हो सकता है वो ताप के कारण हो सकता है, मतलब आप किसी को हीट दे रहे हैं उस कारण हो सकता है। तो जब ताप के कारण अपघटन होगा तो उसे तापीय अपघटन बोलेंगे, या फिर बेटा उसको उष्मीय अपघटन भी बोलते हैं। तो ताप के कारण अपघटन होगा बेटा, तो किसके कारण होगा बेटा? ताप के कारण अपघटन होगा, तो उसे क्या बोला जाएगा? ताप अपघटन। क्या बोलेंगे? ताप अपघटन। अब ताप का मतलब है कि आप उष्मा भी दे रहे हैं, उष्मा ही तो दे रहे हैं। ताप का मतलब क्या है? ताप बढ़ाएंगे उष्मा ही तो देंगे। तो ताप अपघटन या फिर बेटा उष्मा अपघटन, ये जो भी नाम आप देना चाहो। तो ताप अपघटन भी होंगे और उष्मा भी अपघटन होगा। भाई किसी चीज को तोड़ना है, किसी व्यक्ति को तोड़ना है, तो हमें बाह्य कारकों का यूज करना पड़ेगा ना। तो जब हम बाह्य कारक का यूज करेंगे तो बेटा ताप का यूज करेंगे तो तापीय अपघटन, या फिर ताप या उष्मा, किसी उष्मा दे रहे हो तब भी ताप ही बढ़ेगा, तो सीधा सा मतलब ताप अपघटन आप समझ लीजिएगा। ठीक। दूसरा होता है कि किसी चीज को तोड़ने के लिए हम लोग बेटा यहां पर विद्युत का उपयोग करते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा? विद्युत अपघटन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा? विद्युत अपघटन भी बोला जाएगा। और कुछ चीजों को तोड़ने के लिए हम लोग प्रकाश का भी यूज करते हैं, यानी लाइट का यूज करते हैं। तो जब लाइट का यूज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश अपघटन बोलेंगे। तो इस तरीके से अपघटन अपक्रियाएं कितने प्रकार की हो जाती हैं? तीन प्रकार की हो जाती हैं। ताप अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। यानी हम इसमें परिभाषा क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम अगर ताप अपघटन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं ताप अपघटन। कौन सा अपघटन बेटा? ताप अपघटन। यानी ताप अपघटन की अगर हम बात कर लेते हैं, यानी थर्मोलिसिस इसको इंग्लिश में बोला जाता है, लिखना चाहो तो लिख लो, थर्मोलिसिस। इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं और इसको फोटोलिसिस बोलते हैं। लिसिस शब्द कहीं पर आ जाता है उसका मतलब ही होता है टूटना। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर यदि वो पदार्थ अपघटित हो रहा तो ऐसी अपक्रियाओं को क्या बोलेंगे? तापीय अपघटन अपक्रिया बोलेंगे। या सिंपल सी बात हम ये करेंगे, वे अपघटन अपक्रियाएं जिनमें अपघटन कराने के लिए ताप का प्रयोग किया जाता है या उष्मा का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग ताप अपघटन कहते हैं। यहां पर अगर हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, ये आपके पास चौक है, ये हमारे पास चौक का फार्मूला है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम बेटा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्लियर है बेटा? ये कैल्शियम कार्बोनेट है और इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम बेटा यहां से क्या दे रहे हैं? उष्मा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उष्मा। तो ये कौन सा अपघटन हो जाएगा?
उष्मा अपघटन हो जाएगा। उष्मा दे रहे तो कौन सा अपघटन होगा बेटा? उष्मा अपघटन होगा। तो जब ये बेटा इसको हम उष्मा देंगे तो ये गर्म होगा, तो ये टूट जाएगा, इसका अपघटन हो जाएगा। तो इसका अपघटन किसमें होगा? ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में बेटा यहां से बनने वाला है आपका CO2। ये आपका चूना का फार्मूला होता, और ये आप जानते हैं, आपका तो ये बहुत करीबी है, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहां पर उष्मा के कारण अपघटन हुआ है, यानी ये पदार्थ अपने सरल यौगिकों में टूट गया। किसमें टूट गया? सरल यौगिकों में टूट गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ताप अपघटन कहलाएगा। क्लियर है बेटा? बस सरल सरल एग्जांपल ही करवाऊंगा, बहुत कठिन नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका बेटा क्या हो गया? ताप अपघटन हो गया। क्लियर है? जल्दी से बताइए, ये आपका बेटा क्लियर है? ठीक है, अब इसी तरह से एक और हम ले लेते हैं एग्जांपल, कि जैसे आपने लिया होगा HgO, इसका नाम बेटा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इंग्लिश में लिखो तो छोटा लिखना पड़ता। अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हमने यहां पर बेटा क्या दिया? ताप दिया, यानी उष्मा दी है। तो कौन सा अपघटन होगा मेरे बच्चे? उष्मा अपघटन होगा। उस कंडीशन में क्या होगा? यहां से ये पारा अलग हो जाएगा, और साथ में यहां से ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, तो यहां पर इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे। तो Hg कितने होंगे? 2। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड किस में बदल गया? पारा में, और प्लस ऑक्सीजन में। तो यहां पर इसका क्या हुआ? अपघटन हुआ कि नहीं हुआ? एक यौगिक से 2 यौगिकों का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। तो यहां पर ये जो 2 यौगिक बने, अपघटन हुआ। अपघटन हुआ किसके कारण? उष्मा के कारण हुआ, इसलिए इसको बेटा क्या बोला जाता है? उष्मीय अपघटन बोला जाता है। तो इसमें क्या लिखोगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह अपघटित हो जाता है, ताप अपघटन कहलाता है। दूसरा देखो बेटा, दूसरा जो हमारे पास है उसका नाम है विद्युत अपघटन। क्या नाम है बेटा? विद्युत अपघटन। इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये विद्युत अपघटन क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? तो बेटा यहां पर देखो, यानी अपघटन करवाने के लिए हमें बेटा यहां पर किसकी आवश्यकता पड़ेगी? विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे जल का अपघटन करवाना है। किसका अपघटन करवाना है बेटा? जल का। तो मेरे पास यहां पर मुझे जल का अपघटन करवाना है, तो मैंने यहां पर वाटर लिया, और वाटर कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। और यहां पर इस वाटर के अंदर हमने विद्युत का प्रवाह किया, विद्युत भेजी, तो विद्युत के कारण इसका अपघटन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटन बोलेंगे। तो यहां पर होगा क्या कि ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, और ऑक्सीजन बेटा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? अलग हो गया, और ऑक्सीजन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अब यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, ये बेटा 2 इलेक्ट्रोड हम डालेंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं, तो ये हाइड्रोजन कैथोड पर आपको देखने को मिलेगी, और ऑक्सीजन जो हो गया बेटा वो एनोड पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और यहां पर 1 है, तो इसको 2 आगे लगा दो, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो यहां पर जल का अपघटन हो रहा है, लेकिन किसके कारण? विद्युत के कारण हो रहा है, इसलिए विद्युत अपघटन का ये उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो गया मेरे प्यारे बच्चों? तो सर ये विद्युत अपघटन का उदाहरण हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। कि जैसे मान लीजिए यहां पर ये दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, कि जैसे मान लीजिए आपने यहां पर बेटा NaCl लिया, और NaCl ये बेटा क्या है? सॉलिड स्टेट में है। क्या है बेटा? ये कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? ये सॉलिड स्टेट में है। तो जब सॉलिड स्टेट में है तो इसका अपघटन तो होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं इसको हमें क्या करना होगा? लिक्विड स्टेट यानी गलित अवस्था में इसको ले जाना होगा। तो अब ये कहां हो गया? लिक्विड स्टेज में हो गया। और जैसे लिक्विड स्टेज में ये आया, इसमें हमने क्या प्रवाहित किया सर? इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की। तो जैसे इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे तो विद्युत अपघटन होगा, और जैसे विद्युत अपघटन होगा तो ये बेटा टूट जाएगा Na+ में और Cl- में। हम जानते हैं कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड बोला जाता है, तो Na कहां पर मिलेगा? कैथोड पे मिलेगा। क्लियर है? और Cl क्या है? निगेटिव चार्ज है, और एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव रॉड को एनोड बोला जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोला जाता है। तो Cl जो हमें मिलेगा बेटा कहां पर मिलेगा? ये सर एनोड पे मिलेगा।
तो कैथोड का मतलब जिसपे निगेटिव चार्ज, एनोड का मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेटा क्या कहलाया, विद्युत अपघटन कहलाया। और तीसरा हमारे पास जो है बेटा उसका नाम है प्रकाश अपघटन। क्या है बेटा, प्रकाश अपघटन। तो इसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसको कहा जाता है फोटो लिसिस। तो लिसिस शब्द कहीं पर आ जाए उसका मतलब ही क्या होता है, टूटना। अपघटन का मतलब बेटा क्या होता है, टूटना। तो यहाँ पर जो अपघटन होगा किसके कारण होगा सर, प्रकाश के कारण होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा प्रकाश अपघटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश अपघटन बोलेंगे। क्लियर है, क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, तो इसको सर हम लोग बोलने वाले हैं प्रकाश अपघटन। ठीक है, इसको ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश अपघटन बोलते हैं। तो प्रकाश अपघटन करवाने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी वगैरह फोटो खींची जाती है ब्लैक एंड व्हाइट। तो वहां पर हम लोग एक पदार्थ का यूज करते हैं जिसका नाम है AgCl। किसका नाम बेटा क्या है, AgCl नाम है, यानी सिल्वर क्लोराइड का उपयोग कर रहे हैं। तो सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है और जैसे इस पर बेटा क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है। प्रकाश का मतलब क्या होता है, जैसे इस पर बेटा क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है। जैसे ही लाइट पड़ती है तो यहां पर से ये सिल्वर अलग हो जाता है और यहां से बेटा Cl2 अलग हो जाता है। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहां पर इसके आगे क्या लगाएंगे, 2, और यहां पर बेटा क्या लगाएंगे, 2। तो यहां पर ये जो AgCl का उपयोग किया जा रहा है, वो जो अपघटन कराया जा रहा है, वो अपघटन किसकी वजह से हो रहा, प्रकाश की वजह से हो रहा। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम लोग प्रकाश अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। तो कभी कभी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। ठीक है, तो ये आप इतना याद रखिएगा। तो ये हम लोगों ने बेटा पढ़ा अपघटन या वियोजन अपक्रिया। ठीक है, तो अब इसका नोट्स अगर हम लिखेंगे तो इसकी परिभाषा, अपघटन या वियोजन अपक्रिया की परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से लिखो। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, अपघटन या वियोजन अपक्रिया कहलाती हैं। फिर नई लाइन से लिखो, इनमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग बेटा लगाइए ताप अपघटन, इसमें लिखिए ताप अपघटन, इसमें लिखिए वे अपक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ का अपघटन गर्म करने पर होता है, किसी पदार्थ का अपघटन गर्म करने पर होता है, अर्थात उष्मा देने पर होता है, ताप अपघटन कहलाता है। ताप अपघटन कहलाता है। ठीक है, तो ये उदाहरण बेटा लिख लीजिएगा, ये दोनों उदाहरण रहेंगे। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको जब विद्युत अपघटन लिखना होगा तो जहां पर आप ताप देने पर लिखे हैं वहां पर आप क्या लिखेंगे, विद्युत देने पर अपघटन होता है।
जब प्रकाश अपघटन लिखेंगे तो आपको लिखेंगे प्रकाश देने पर अपघटन होता है, ठीक है। तो परिभाषा आप लिख लीजिएगा या किताब से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आज आपको हमने 3 बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शंस पढ़ाई हैं, योगात्मक अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया और साथ में विस्थापन अपक्रिया। और अगले नेक्स्ट क्लास में हम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, ऊष्मा छिपी ऊष्मा से शोषी, द्विविस्थापन अपक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब आने वाला है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।